वेलकम टू एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं आपको आगामी रेलवे के परीक्षा जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी और आगे आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो यह एक टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस की क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था फ्रेंड्स, बताएंगे आप? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, है ना। तो एक इसमें फैक्ट आप लिख लेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, यानी कि जो अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिज़ाइन श्रीमान पिंगली वेंकैया जी ने किया था। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां है ना। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आप जानते हैं पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था भारत में बलवंत राय मेहता जी की कमेटी के द्वारा सुझाया गया था। तो आप बताएंगे इसमें कि भारतीय संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद आर्टिकल 40, संविधान के आर्टिकल 40 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी आप जानते होंगे, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, है ना, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से लेकर के 41 तक है ये। तो दोस्तों अभी पेन टैब हमारा थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है, आप कोऑपरेट करेंगे। 36 से 51 तक डीपीएसपी है, 51, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? भारतीय संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति में निष्कासित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सांसदों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, सदन के लिए। तो यह वर्ड जो है, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि निष्कासित मतलब एक्सपेल कर दिया गया। तो एक्सपेल करने का जो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांसद के लिए, राष्ट्रपति के लिए, या उच्च न्यायालय के सदन के लिए। तो इसका सही आंसर देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सांसदों के लिए। आप देखते हैं अक्सर लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति को मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। संसद में क्या क्या होता है? एक संसद में, यह एक संसद है मान लीजिए, तो इसमें लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा होगा, और एक संसद को कंप्लीट होने के लिए इसमें प्रेसिडेंट भी अनिवार्य है ना। तो आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में निष्कासित शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? सही आंसर है इसका सांसदों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? यानी कि संसद का अधिवेशन जो कंडक्ट किया जाएगा, वो कौन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं इसे अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 45 का यूज करके हम लोग, मतलब राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय राष्ट्रपति हैं भारतीय संघ के। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी है? आप जानते हैं एक अस्थायी सदस्य होता है, सदन होता है, और एक अस्थायी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य जो है वे रिटायर होते हैं, वे रिटायर होते हैं। 6 वर्ष उनका कार्य अवधि होता है, यानी प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो उस समय मनोनीत किए गए थे, वे अपने एक्टिव सर्विस से रिटायर होंगे। हालांकि वे पुनः फिर किसी भी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत के संसद का राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। तो इस तरह का फ्रेंड्स काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन बच्चों के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए 86वां, बी 42वां, सी 73वां, डी 61वां। तो आप जानते हैं कि बच्चों के अधिकारों से संबंधित संविधान संशोधन 86वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। कब किया गया था दोस्तों?
ये 2005 में किया गया और इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूप में हम जानते हैं। यानी कि अब ये मौलिक अधिकार भी बन चुका है कि आप 7 से 14 वर्ष, पहले आप जानिए कि बच्चे कौन हैं। तो बच्चे तो इन्फेंट्स जो भी होते हैं 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी हैं वे बच्चे में ही आते हैं। लेकिन विशेष क्या है कि 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बालक बालिकाएं हैं और अन्य है उन्हें बच्चों की श्रेणी में लेगा। यानी संविधान का संशोधन जो है, ये 86वां संविधान संशोधन जो है, यह देता है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। और किस तरह से सुरक्षा करता है? उन्हें बेसिक एजुकेशन यानी 10th लेवल, प्राइमरी से लेकर के 10th लेवल तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें प्रदान किया जाता है ना। तो ये आप एज ग्रुप याद रखिएगा 7 से 14, क्योंकि जनगणना जब किया जाता है ना दोस्तों, जो 10-10 वर्षों में किया जाता है जनगणना, तो उसमें केवल 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग जो है उन्हें ही बच्चों में गणना किया जाता है। इसलिए मैं इसे इम्फेसिस कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि प्रश्न बनते हैं और आप इस चैनल पर जुड़े हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी हमेशा हर प्रश्न के साथ दिया जाएगा, क्योंकि उद्देश्य है कि दोस्तों कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वर्धन हो। केवल क्वेश्चन टिक करके सॉल्यूशन लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप अगर अपना कीमती समय दे रहे हैं तो कुछ आप एक्स्ट्रा सीखें, ऐसी हमारी इच्छा है और आशा भी है कि आप इन प्रश्नों को समझ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों कि भारत के किस राज्य में नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य है। अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे थे, कुछ ज्योग्राफी के, फिर साइंस, और इस तरह से हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। किस राज्य में नंदनकानन वन अभ्यारण्य है? नंदनकानन वन अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं कि नंदनकानन जो है ये भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर राजधानी है दोस्तों उड़ीसा की। तो इसका सही जवाब होगा नंदनकानन। नंदनकानन उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। दक्षिण भारत का गहना किसे कहा जाता है? यानी हमारा जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, इसमें दक्षिण भारत का गहना किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को। तो दोस्तों दक्षिण भारत का गहना कहा जाता है, सही जवाब है तमिलनाडु को। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तमिलनाडु है इस जगह पर, ये हमारा, इसे दक्षिण भारत का गहना, यानी इसे इंग्लिश में भी यह आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये इस प्रकार से पूछता है कि किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ साउथ इंडिया कहा गया। और ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्वेल ऑफ साउथ इंडिया है ना। धीरे धीरे मेरे पेन टाइप से हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आप जुड़ेंगे क्वालिटी के लिए, मैं आपको क्वालिटी देंगे। फिलहाल कंटेंट हमारा अच्छा है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। रेगुलर इस पर NTPC तक के सभी एग्ज़ाम जब तक कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक 40 क्वेश्चन का सेट आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और शेयर करेंगे। दक्षिण भारत का गहना किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल चक्र का मुख्य हिस्सा क्या है? आप जानते हैं वाटर साइकिल इसे कहा जाता है। सूर्य है, सूर्य से सनलाइट आ रहा है और ये वातावरण को क्रॉस करते हुए जो हमारे स्थल भाग में जो जलीय होते हैं, जैसे सागर है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, झरना है, इसके सूर्य के रोशनी से ये वाष्पीकृत होकर के पुनः एटमॉस्फेयर में जाते हैं और फिर ये बादल बन करके पुनः वर्षा करते हैं। यह पूरा एक जल चक्र है। तो जल चक्र का सबसे मुख्य हिस्सा क्या होगा? वर्षा, वाष्पीकरण, संकुचन, संधारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्यों? क्योंकि देखिए सन, जल तो है ही पृथ्वी पर, और जब तक सन रेज उस जल को वेपराइज नहीं करेगा, यानी वाष्पीकृत करके यह ऊपर नहीं जाएगा, या जल चक्र कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट होने के लिए वाष्पीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं।
कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी जो चारों ऑप्शन है कोशिका का मुख्य पार्ट है। तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप इसमें देखेंगे हृदय, यकृत, त्वचा, मस्तिष्क। हार्ट है, लीवर है, स्किन है, मस्तिष्क है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। स्किन को जब हाल में ही एक ऑर्गन की तरह एक्सेप्ट किया गया है और ये सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। हृदय में रक्त प्रवाह किस दिशा में होता है? यानी कि मैं एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ, हालांकि ड्राइंग आप समझ रहे होंगे, ये इसके मैं कोशिश करता हूँ आपको बनाने का। तो हृदय में जो ये ब्लड का जो पूरे शरीर से ब्लड आ रहा है, ये प्रवाह जो है किस दिशा में होता है? तो आप इसे देखेंगे कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो इसका सही आंसर होगा दाएं से बाएं, यानी राइट साइड से। देखिए ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है आपका लेफ्ट साइड से और प्योर ब्लड जो है राइट साइड से निकल रहा है। तो यानी ये आपका आंसर होगा इसमें दाएं से बाएं। नेक्स्ट देखते हैं, किस गैस को खुशबूदार गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो इसका सही आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका क्या होता है सूत्र? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को खुशबूदार गैस कहा जाता है। यानी ये फ्यूम्स जो हम लोग देखते होंगे, इसका फिल्मों के शूटिंग्स में वेपर की तरह बनाने के लिए देखते होंगे। अब स्वर्ग का जब सीन दिखलाया जाता है या वेपर का जब सीन दिखलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करके खुशबूदार गैस बनाया जाता है। ये बादलों ऐसा फील भी करवाता है, कभी कभी फ्यूम्स निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेनिसिलिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दर्द को कम करने के लिए, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए, वायरल संक्रमण के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। तो पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बैक्टीरियल संक्रमण को दूर करने के लिए, है ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो होता है और एक चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव निगेटिव होते हैं चार्ज, और ये इसकी दिशा क्या होगी? पॉजिटिव से निगेटिव के साइड, निगेटिव से पॉजिटिव के साइड, या फिर इसके पैरेलल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, नकारात्मक से सकारात्मक। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, ये इस साइड से, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, इस तरह से। यानी ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका सही आंसर होगा नकारात्मक से सकारात्मक। इस प्रकार का बल संपर्क बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो आप जानते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 3 बार आरआरबी में रिपीट हो चुका है। तो इस तरह का प्रश्न आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का संपर्क बल, यानी कि ये होगा घर्षण बल, फ्रिक्शन जिसे कहा जाता है दोस्तों। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, फ्रिक्शन। आगे आने वाले में दोनों बाइलिंगुअल होंगे। अभी मैं इसे केवल इंग्लिश में, हिंदी में कर पाया हूँ, फिर हम लोग इंग्लिश हिंदी में भी इसे देखेंगे। तो फ्रिक्शन, गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इसका कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है। तो इसमें आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? यानी कि ये फोर्स तभी काम करेगा जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होंगे, कांटेक्ट में होंगे। तो आप जानते हैं फ्रिक्शन जो लगता है, जैसे आप सतह पर चल रहे हैं पैदल, तो आपका फुट और ग्राउंड के साथ एक कांटेक्ट बन रहा है, तभी जाकर के ये लगेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है तब ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यानी घर्षण जो है वह एक संपर्क बल कहलाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जलीय घोल में आयनों की संख्या क्या होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्मोलेटिक। ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप इसको याद करेंगे। जलीय घोल में आयनों की संख्या क्या कहते हैं, ऑस्मोलेटिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। यानी आप जानते हैं आयनिक बंधन होता है, कोवेलेंट बंधन होता है, धातु बंधन होता है। ये पूछ रहा है आपसे कि किस बंधन में इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तरह बताता हूँ, यानी कार्बन में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फ्री, यानी टोटल। तो ये किस तरह का बॉन्ड बना करके करेगा, तो आप इससे समझ पा रहे हैं कि ये बन रहा है कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बंधन किस प्रकार बनता है, जैसे एक एग्जांपल में मैं बताता हूँ आपको। Na है सोडियम प्लस Cl माइनस, तो इस तरह से जब जुटेगा ये लोग केमिकल रिएक्शन से, तो NaCl बनेगा। यानी ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि NaCl में किस प्रकार का बंधन है। NaCl में आयनिक बंधन है। और आपको मान लीजिए एक कोवेलेंट बॉन्ड का पूछता है, तो आप इसे सिंपल में मान लीजिए मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बना देता हूँ। मीथेन आप जानते हैं, मीथेन एक गैस है, तो उसका यौगिक सूत्र होता है CH4। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे, CH4 का ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें क्या है, आयनिक बंधन, सॉरी कोवेलेंट बंधन है दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉन जो है साझा किए जाते हैं, यानी कि शेयरिंग किया जाता है। यहाँ पर शेयरिंग क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आप इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो है वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप भी जॉब लेकर के स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए ये कार्बन भी जो है वो स्टेबल होना चाह रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं या निगेटिव होगा। ये एक दूसरे से, हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए होता है, आउटर मोस्ट में 1 है उसका, तो 2 मिल गया, वो बन गया। ये आप सूत्र आपने 8-9 में पढ़ा होगा, 2-8-8-8। इस तरह से आगे सीरीज बनता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, एक इसको दिया, और हाइड्रोजन भी एक शेयर कर रहा है। ये दोनों स्टेबल बनकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो प्रश्न का आंसर था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन साझा किया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमि उपयोग परिवर्तन का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। यानी कि जो जैसे लैंड है, उसका आप एक खेत है और आप उस पर मकान बना रही है, तो ये भूमि के उपयोग का परिवर्तन हो गया। खेत था खेती करने के लिए, अनाज अन्न उपजाने के लिए, लेकिन आपने उस पर एक मकान बना लिया, है ना। तो आप बताइए, प्रश्न पूछ रहा है भूमि उपयोग परिवर्तन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। तो इसमें आपको सभी आंसर जो है ना एक तरह से करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट करेक्ट चुनना है। आरआरबी रेलवे जो है अब इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपको ना सर्वाधिक सटीक आंसर को सेलेक्ट करना है ना। यही क्वेश्चन आपको आगे लीड कराएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा जलवायु परिवर्तन। देखिए, मान लीजिए पहले यहाँ पर वन था, वन की कटाई करके आपने बना दिया मकान, कॉलोनी बसा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देख रहे हैं, ये सब इसी के कारण हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, वनीकरण, वन का कटाव से जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। आसान प्रश्न है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। एरोसोल क्या है। एरोसोल तरल है, ठोस है, गैस है। एरोसोल एक प्रदूषक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ एरोसोल। और मैं आपको हिंट में बता देता हूँ, आप सेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, तो जो फोम का यूज़ करते हैं, जिलेट है या कोई भी आप लोग जो क्रीम का यूज़ करते हैं, उस क्रीम में ये एरोसोल पाया जाता है। ठीक है, क्रीम। तो शेविंग जेल में मैं लिखता हूँ, शेविंग क्रीम्स में ये पाया जाता है। एरोसोल किस प्रकार का प्रदूषक है। एरोसोल एक प्रदूषक है, तरल है, गैस है, ठोस है, यानी ये दोनों है, तरल में भी आता है और ठोस में भी आता है ना। मतलब ये एक फॉर्म है इस तरह से, इसमें तरल भी है और गैस भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पर, जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है।
क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सभी पर देखिए ये सभी जो है ना वो शहर का नाम, क्योटो हो गया, पेरिस हो गया, मॉन्ट्रियल, तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है एग्जाम में। इसका आंसर होगा दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो हुआ था इसमें सबसे पहले ध्यान दिया गया था कि हम जलवायु के पर होने वाले नकारात्मक परिवर्तन को सुधार करेंगे। किस प्रकार सुधार करेंगे? जो उनके